नमस्कार। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक ऐसा जहाज जिसे भारत ने कुछ ही दिन पहले दोस्ती का पुल बताया था, उसे हिंद महासागर में डुबो दिया जाता है। और भारत, जो दुनिया की एक बड़ी ताकत है, उस पर आरोप लगता है कि वो इस पूरी घटना पर एकदम खामोश रहा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज हम दिए गए सोर्स के आधार पर इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। यही वो सवाल है जिसके चारों ओर आज की सारी बातचीत घूमेगी। और ये सोर्स हमें इसी सवाल के जरिए एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है, बल्कि ये भारत की विदेश नीति में आ रहे एक बड़े बदलाव और उसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है, उसकी कहानी है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सोर्स क्या कहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया। ये कहानी है ईरान के युद्धपोत आइरिस दीना की और उन हालातों की जिनमें ये जहाज डूबा। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इन घटनाओं का टाइमलाइन। जरा ध्यान से देखिए। 17 फरवरी यही जहाज भारत में इंडियन नेवी के साथ मिलान 2026 अभ्यास में शामिल होता है। इंडियन नेवी बाकायदा #ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप के साथ इसका स्वागत करती है। और फिर ठीक 2 हफ्ते बाद 4 मार्च को जब यह जहाज ईरान वापस जा रहा था, तो सोर्स के मुताबिक श्रीलंका के पास एक अमेरिकी टॉर्पीडो से इस पर हमला होता है और यह डूब जाता है। और इस हमले का नतीजा? सोर्स के अनुसार जहाज पर मौजूद 87 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई। सिर्फ 32 को श्रीलंकाई नौसेना बचा पाई। मतलब ये सिर्फ कोई जियोपॉलिटिकल घटना नहीं थी, इसमें बहुत सी जानें भी गईं। अब सोर्स के मुताबिक हमले के बाद जो हुआ वो शायद हमले से भी ज्यादा हैरान करने वाला था, और वो थी भारत की रहस्यमयी चुप्पी। ये सोर्स कुछ खास बातों की तरफ हमारा ध्यान खींचता है। पहली बात, भारत की तरफ से हमले की निंदा करते हुए कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। दूसरी, जब जहाज ने मदद के लिए डिस्ट्रेस कॉल भेजा तो भारत नहीं बल्कि श्रीलंकाई नेवी रेस्क्यू के लिए पहुंची। तीसरी, ईरान को कोई शोक संदेश तक नहीं भेजा गया। और तो और भारत के एक पूर्व विदेश सचिव के हवाले से यह भी दावा किया गया कि जहाज पर प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई हथियार थे ही नहीं, और ये सब उस भारत की तरफ से हो रहा था जो खुद को हिंद महासागर का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है, यानी इस पूरे इलाके का मुख्य सुरक्षा गारंटर। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये घटना भारत की विदेश नीति में किसी बहुत बड़े बदलाव का इशारा है, जैसा कि ये सोर्स दावा कर रहा है? चलिए देखते हैं कि सोर्स अपने इस तर्क को साबित करने के लिए और क्या सबूत सामने रखता है। यहाँ पर सोर्स टाइमिंग पर खास ध्यान देने को कहता है। उसका दावा है कि यह हमला भारतीय प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे से लौटने के ठीक 48 घंटे के अंदर हुआ। सोर्स एक और बात की ओर इशारा करता है कि एक इजरायली दूत ने कथित तौर पर कहा था कि इस ऑपरेशन का मौका प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद ही बना। ये सवाल उठता है कि उस मुलाकात में आखिर क्या बात हुई थी। ये स्लाइड हमें सोर्स के मेन आर्ग्यूमेंट को समझने में मदद करती है। देखिए, सोर्स के अनुसार पहले भारत की नीति अलग हुआ करती थी। चाहे 1979 में अपने दोस्त सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर हमला हो या 2003 में अमेरिका का इराक पर हमला, भारत ने हमेशा एक स्वतंत्र स्टैंड लिया। अपने दोस्त के खिलाफ भी बोला और अमेरिकी दबाव के आगे झुका भी नहीं। लेकिन सोर्स का तर्क है कि इस बार जो हुआ वो एक नई नीति की तरफ इशारा करता है। या तो आप एक तरफ होकर निंदा करते हैं या फिर पूरी तरह चुप हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इन बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल बातों का आम इंसान की जिंदगी से क्या लेना देना? तो सोर्स के मुताबिक इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ सकता है। समझिए, भारत अपनी जरूरत का करीब 55% तेल मिडल ईस्ट से मंगाता है और इसका ज्यादातर हिस्सा हॉर्मुज की खाड़ी से होकर गुजरता है, जहां ईरान का अच्छा खासा प्रभाव है। अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद करने की धमकी दी तो इसका मतलब है भारत की तेल सप्लाई पर एक बहुत बड़ा खतरा। और इसी तेल संकट के बीच सोर्स एक अमेरिकी सरकार के बयान का जिक्र करता है, जिसमें कहा गया, हमने उन्हें रूसी तेल स्वीकार करने की अनुमति दी है। सोचिए, एक आज़ाद देश को किसी दूसरे देश से तेल खरीदने के लिए किसी तीसरे देश से अनुमति लेनी पड़े। सोर्स इसे एक अपमानजनक स्थिति की तरह दिखाता है। तो इस सब का आखिर में असर कहाँ दिखता है? सोर्स इन सारी घटनाओं और हाल ही में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हुई 60 रुपए की बढ़ोतरी के बीच एक सीधा कनेक्शन होने का दावा करता है। मतलब दुनिया में चल रही राजनीति का असर सीधे हमारे घर के किचन तक पहुंच रहा है। तो अब सवाल यह है कि यहां से आगे क्या होगा? सोर्स के मुताबिक भविष्य का रास्ता काफी खतरनाक हो सकता है। सोर्स का दावा है कि अमेरिका ईरान में वही पुराना खेल दोहरा सकता है जो उसने इराक और सीरिया में खेला था। यानी पहला कदम
विद्रोही गुटों को हथियार देना, दूसरा सरकार के खिलाफ विद्रोह को भड़काना। और इसका नतीजा क्या हो सकता है? गृह युद्ध और आईएसआई जैसे नए आतंकवादी संगठनों का जन्म। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप हैं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें उसी एक सवाल पर वापस ले आता है जिसे सोर्स उठाता है। एक ग्लोबल पावर बनने की राह पर क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्वतंत्र और नैतिक आवाज खोता जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।